सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम वेंटा फैक्टर पढ़ने वाले हैं। अब वेंटा फैक्टर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीयूईटी में और नीट में दो क्वेश्चंस हर साल पक्का से आते हैं। तो आपको वेंटा फैक्टर के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि वेंटा फैक्टर में हम आई क्यों यूज करते हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेस हम यूज कर रहे हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। 10 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा मैं। सो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वेंटा फैक्टर को। लेट्स बिगिन। तो देखो, उनको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर पार्टिकल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, अगर पार्टिकल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम देखते हैं दो एग्जांपल्स, एक होता है डिसोसिएशन का एग्जांपल और एक होता है हमारा एसोसिएशन का एग्जांपल। पहले हम देखते हैं डिसोसिएशन का एग्जांपल। तो देखो, हमारे पास 1 मोल KCl है। अब हमने क्या कर दिया, इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे आयंस में। हमारे पास अभी 1 मोल था और 1 मोल से क्या हो गए, ये 1 मोल बन गया और ये 1 मोल बन गया, तो हमारे पास टोटल हो गए 2 मोल पार्टिकल्स। कितने हो गए, 2 मोल पार्टिकल्स हो गए। अब 2 मोल पार्टिकल्स की वजह से पार्टिकल नंबर इंक्रीज हो गया, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर पहले हमारा डेल्टा F जो था वो 0.52 केल्विन था, तो अब 2 मोल्स हो गए, पहले ये 1 मोल के लिए था। अब 2 मोल्स की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, 2 × 0.52 जो कि होता है 1.04 केल्विन। हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया होगा, इंक्रीज हो गई। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा F डैश, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा F डैश। डेल्टा F डैश इक्वल्स टू KF W2 × 1000 डिवाइड बाय M2 डैश × W1। क्योंकि हमको पता है डेल्टा F और M2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक डिनोमिनेटर में आ रहा है, एक न्यूमरेटर में आ रहा है। तो अगर डेल्टा F की वैल्यू ज्यादा हो गई है तो M2 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा M2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास होगा वो विल बी लेस, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास विल बी लेस देन द ट्रू वैल्यू। मतलब हमारी गलत वैल्यू आएगी, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी सही वैल्यू आएगी, बट जो एक्सपेरिमेंटली हमको मिलेगा वो गलत वैल्यू आएगी। अगर हम बात करें एसोसिएशन में, 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एसिटिक एसिड के, हमारे पास कितने हैं, 2 मोल है एसिटिक एसिड के। अब क्या हुआ, इन्होंने डायमराइजेशन कर लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे डायमराइजेशन, और अभी क्या बन गया, ये 1 मोल बन गया। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, डिक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस बार हम ले रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारा नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, डेल टी बी बाई 2, मतलब 1/2 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी या 2 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 2 के फैक्टर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ 2। अगर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको पता है डेल्टा बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर डेल्टा बी डिक्रीज होगा तो मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा, तो मोलर मास जो है वो 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। मोलर मास क्या हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा। एसोसिएशन केस में क्या हो जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन केस में मोलर मास कम हो जाता था। तो मोलर मास विल बी ट्वाइस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मोलर मास विल बी ट्वाइस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी को जब मोलर मास इंक्रीज होता है और मोलर मास डिक्रीज होता है इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा, द मोलर मास हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। या तो हायर हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास कम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करके निकाला, दैट इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। कैसे निकाला देखते हैं हम। तो जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर, दैट इज नोटेड बाय आई से नोट करते हैं। आप देखते समझते एकदम। तो देखो, उन्होंने बोला कि KCl के लिए जो I होगा वो 2 होगा। 2 क्यों बोला, क्योंकि K+ और Cl- से 2 है, तो 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो I 2 हो गया। देखो, हमको पता है KCl के लिए क्या हो रहा है, जो हमारा डेल्टा बी है वो 2 टाइम्स बढ़ रहा था, हमारा इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़े तो डेल्टा बी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था बाय फैक्टर ऑफ 2। तो हमने लिख दिया डेल्टा बी इंटू 2 इक्वल्स टू आई से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू W2 × 1000 डिवाइड बाय M2 × W1। अब इस केस में आपको बताया मैंने I क्या है, 2 है, तो I को लिख दिया 2 इंटू W2 × 1000 अपॉन M2 × W2। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस कंडीशन में, इस केस में अब हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया I से, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो हमको मोलर मास मिलेगा वो करेक्ट मोलर मास मिलेगा। जो हमारा मोलर मास मिलेगा वो हमको करेक्ट मोलर मास मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। हमारी जो मोलर मास की वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू होगी। ये कैसे हुआ, ये I से मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ। अगर आप I से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो मोलर मास होगा वो आपको आधा मिलेगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने। अगर आपने इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा तो जो मोलर मास होगा वो आपका आधा हो जाएगा, बट क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर I, तो अब आपका जो मोलर मास आएगा वो करेक्ट मोलर मास आएगा। सेम कंडीशन हम देखते हैं एसोसिएशन के लिए। तो एसोसिएशन में CH3COH है, 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो दैट्स व्हाई I इज 0.5।
आई कितना है 0.5, तो इसकी वजह से जो क्या होगा, हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी डेल्टा टीबी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ हाफ। तो हाफ को लिख दिया मैंने 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू 0.5 इक्वल्स टू आई इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब आई कितना है इसके लिए 0.5, तो 0.5 रख दिया। अब यहाँ पे 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इस कंडीशन में भी W क्या हो जाएगा, तो आपका इस कंडीशन में भी M2 जो है उसकी करेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में M2 की क्या हो जाएगी, करेक्ट वैल्यू आएगी। तो I के मल्टीप्लिकेशन करने से आपकी जो मोलर मास की वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू आएगी, ना वो लोअर आएगी ना वो हायर आएगी। तो दैट्स हाउ हमारा बेंटो फैक्टर हेल्प करता है टू रिड्यूस द करेक्ट वैल्यू ऑफ मोलर मास। अब हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मुला जिससे कि हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि आई की वैल्यू निकालो तो हम कैसे निकाल सकते हो, तीन फॉर्मुले हैं हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, तो आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मतलब जो हम कैलकुलेटेड मोलर मास निकालते हैं पेन पेपर पे, कैलकुलेटेड मोलर मास, और एबनॉर्मल मोलर मास मतलब एक्सपेरिमेंटल, या तो वो कम आएगा या ज्यादा आएगा ट्रू वैल्यू से। ठीक है, या तो वो कम आएगा ज्यादा आएगा ट्रू वैल्यू से, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। हमारा कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेरिमेंटल होगा। दूसरा फॉर्मुला है हमारा आई का ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व मतलब जो हम एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हैं वो या तो ज्यादा आएगी या कम आएगी, डिपेंड करता है कि एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है, अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब कैलकुलेट कैसे निकालोगे आप, कैलकुलेट में आपको अज्यूम करना है कि वहां पे नो डिसोसिएशन, व्हेन नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आपको ना एसोसिएशन करवाना है ना डिसोसिएशन करवाना है, मतलब आई की वैल्यू आपको 1 रखनी है, मतलब आई कुछ है ही नहीं। ठीक है, आई की वैल्यू आपको 1 रखनी है, तो कैलकुलेट आप ऐसे निकाल सकते हो, और ऑब्जर्व आपको एक्सपेरिमेंटली दिया होगा क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखना, जो मोलर मास है, मोलर मास के केस में आप एक्सपेरिमेंटल नीचे रखोगे और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के केस में आपको एक्सपेरिमेंटल ऊपर रखना है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। ठीक है, दोनों में उल्टा होगा क्योंकि दोनों ही क्या इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तीसरा फॉर्मुला है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, पहले ऊपर है एसोसिएशन के बाद वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नीचे वाले एसोसिएशन के पहले वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको एक एग्जांपल समझते ज्यादा समझ आएगा आपको। देखो मेरे पास है 2CH3COH गिव्स CH3COH होल ट्वाइस, मतलब डायमर बन गया। तो पहले 2 मॉलिक्यूल से अब 1 मॉलिक्यूल बन गया। तो इनिशियली 2 मॉलिक्यूल से तो मैंने लिख दिया 2, और क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुई तो 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पे 2 मोल से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, देखो आफ्टर एसोसिएशन कौन से वाले हैं, ये वाले हैं, मतलब 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा, 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा हो गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो बिफोर वाले कौन से हैं, बिफोर वाले हैं हमारे पास ये वाले, मतलब हमारा 2 + 0, 2 + 0 मतलब 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो -2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा, तो 2 - अल्फा अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - अल्फा अपॉन 2। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अगर आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी तो आप इजीली फाइंड कर लोगे आई की वैल्यू। तो ऐसे हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हम देख लेते हैं कुछ और फॉर्मुलाज जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपको लिखा हुआ नोट, कोई आपको ना दे रखा हो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, ना ही डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में आपको आई की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, उस केस में आपको आई की वैल्यू 1 लेनी है, मतलब 1 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ है कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन आपको कंसिडर करना है, तो आई किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगा, कि कितना नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, आई उसके इक्वल हो जाएगा। अगर आपको लिखा हुआ है कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन। एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर लिखा है, अगर हमारे पास MgSO4 KCl NaCl, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, हर किसी में 2 हो रहे हैं, Mg2 + SO4 - K + Cl - Na + Cl - तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल, मतलब आई हो जाएगा 2 के इक्वल। अगर हम बात करें K2SO4 की, तो यहाँ पे 2K+ जनरेट होगी और SO4 - जनरेट होगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा। कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 आयंस, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। अगर AlCl3 में देखा तो Al3 प्लस एक ये हो गया और 3 ये हो गए, तो 4 आयंस प्रोड्यूस हो गए, तो आई किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल। अगर हम बात करें Al2SO4 होल थ्राइस के, तो यहाँ पे 2Al3 प्लस है, 2Al3 प्लस है और 3 SO4 है, तो कितने आयंस हो गए, 2 + 3 5 आयंस हो गए, तो आई किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज जो होता है वो हमारा ब्रेक नहीं होता फर्दर, तो ग्लूकोज जो है हमारा उसमें ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हम बात करें CH3COH की, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे डायमर बन रहा है, मतलब 2 से 1 में जा रहा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आई की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर हाफ हो जाती है, क्योंकि 2 से 1 पे जा रहा है, मतलब हाफ हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 0.5 हो गई। अब देखते हैं, अगर आपको कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दे रखा हो और आपको बोला हो 30% डिसोसिएट हो रहा है, 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट। तो देखो
अगर आपको लिखा हुआ है अल्फा 40% डिसोसिएशन, तो आपको लगाना है डिसोसिएशन के केस में कौन सा फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो अल्फा आपको दे रखा है 40% मतलब 0.4, एन की वैल्यू किसे निकालोगे, एन होता है नंबर ऑफ आयंस, एन होता है नंबर ऑफ आयंस, अगर KCl है तो एन हो गया 2 K प्लस Cl माइनस, अगर CH3COH है तो एन हो गया 0.5 क्योंकि यहाँ पे डायमर बन रहा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपको निकल जाएगी, अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है, तो आपकी आई की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। डिसोसिएशन केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब आपको ये पता होना चाहिए डिसोसिएशन केस में आई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, आई क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ये हमको पता ही है, हमने बताई है ये। अगर आपको लगा हुआ है अल्फा इक्वल 30% एसोसिएशन या कुछ भी दे रखा है, अगर आपको दे रखा है 30% एसोसिएशन, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एसोसिएशन के केस में हमारा दूसरा फॉर्मूला है, एसोसिएशन के केस में हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो कि है अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। कैसा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे आई माइनस वन तो था बट यहाँ पे एन माइनस वन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस वन। बच्चे भूल जाते हैं इस फॉर्मूले को, ध्यान रखना। एसोसिएशन के केस में अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, यहाँ पे आई जो होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो 1 अपॉन एन क्या हो जाएगा 0.5, और अल्फा आपको दे रखा होगा या 30% 40% जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा पूरा फेंटो फैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत ही कम टाइम में। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो मेरे चैनल पे वो भी अपलोडेड है, 45 मिनट्स में पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।